इरफान, आपने लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी? यस सर, मैंने ग्रुप में अज़ान को भी सेंड कर दी थी। जी सर, सबको कर दी थी हमने। अच्छा जी, तो आज हमने आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने लगी है, लेकिन उससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ना है जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, कैसे रिटर्न करवाते हैं वैल्यूज, और कैसे वो सारी चीजें होती है। तो हमने रिकैप किया था कुछ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की कुछ चीजें जो थी वो रिकैप की थी। आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मुझे कौन बताएगा कि अरे क्या होती है? कौन बताएगा अरे क्या होती है? सर, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स फॉर व्हाट टाइप? जिसमें सेम सर, टाइप ऑफ किसी डाटा भी स्टोर तरह कर के सकते हैं। सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं उसमें। वेरी गुड, सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। या आप उसमें इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, या आप उसमें फ्लोट कर सकते हैं, या आप उसमें डबल कर सकते हैं। एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का डाटा आप उस मल्टीपल सेल्स में स्टोर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अरे। ठीक है। एंड इफ वी वांट टू स्टोर मल्टीपल डाटा टाइप्स इन मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस, देन अरे तो आपके काम नहीं आएगी ना वहां पे। तो उस चीज के लिए अब मिसाल के तौर पे आपको एक चीज का डाटा आपने स्टोर करना है। अब जिस तरह आपका जो डाटा होता है, स्टूडेंट का जो डाटा होता है, उसमें नाम भी आता है, फादर नेम भी आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है, एटसेट्रा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप स्टोर कर सकते हैं इंडिविजुअल अरे की मदद से। ठीक है। आप इंटीजर अरे डिक्लेयर कर लेंगे। नेम की मदद, नेम को स्टोर करने के लिए आप कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर लेंगे। तो क्या हर एक चीज के लिए, हर एक डाटा टाइप के लिए आपको इंडिविजुअल अरे डिक्लेयर करना पड़ेगी? नो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हर एक के लिए इंडिविजुअल अरे डिक्लेयर करेंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि ये अरे आपने कितनी मेंबर्स की रखनी है। ये मिसाल के तौर पे नेम अरे है तो कितनी, आपने कैरेक्टर अरे है तो कितनी रखनी है। तो उस चीज के लिए आप यूज करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऐसी डाटा टाइप होती है जो मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस फॉर मल्टीपल डाटा टाइप्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। अरे जो होती है वो मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस फॉर सेम डाटा टाइप होती है, जबकि स्ट्रक्चर जो होती है वो मल्टीपल मेमोरी लोकेशन, मल्टीपल डाटा टाइप्स। मसलन उसके अंदर आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसके अंदर आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसके अंदर आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग अरे बनाने की जरूरत नहीं आती, आप एक ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। यहां तक समझ आ गई? अब स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोग्राम डिफाइंड डाटा टाइप्स है, या उस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स बोलते हैं, दैट अलाउज मल्टीपल वेरिएबल टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, जो मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देती है एक टुगेदर। आगे लिख देता हूं, टू स्टोर डाटा ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप। ठीक है। मल्टीपल डाटा टाइप्स के अगर आपने सेम डाटा टाइप के डाटा स्टोर करना है तो आप क्या यूज करते हैं? अरे यूज करते हैं। जब आपने मल्टीपल डाटा टाइप्स के डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग में लिखने का, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं। स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं, और उसके अंदर हम कोई भी मेमोरी, कोई भी डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने नेम स्टोर करना है, तो ये आपने इंटीजर लिखा, इंट लिखा, एज, फ्लोट, मार्क्स लिखे, और इसी तरह आपने कैरेक्टर सपोज ले लिया सी, मैं सपोज कर रहा हूं। तो ये कितनी डाटा टाइप्स हैं इसके अंदर? 3 तरह की डाटा टाइप्स है। कितनी डाटा टाइप्स हैं? 3 सर। 3 तरह की डाटा टाइप्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आपको इस काबिल बना देती है कि आप डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा जो है डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर कर सकते हैं।
या तो आपका एक तरीका ये था कि आप अलग अलग बना लेते इस चीज को, एज अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते, फ्लोट अलग कर लेते, कैरेक्टर अलग कर लेते, और हो सकता है कि आपके पास जो चीजें हो वो एक से ज्यादा हो। तो इस तरह अगर 1000 ऑब्जेक्ट का आपने डाटा स्टोर करना है तो क्या 1000 आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? नहीं। तो आपने क्या कर दिया, आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको ये अभी हो सकता है आपको सही तरह समझना है, जब आप ये देखेंगे कोडिंग तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज करते हैं, ये एक कीवर्ड है जो कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रक्ट ही लिखा जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की जगह पे स्ट्रक्ट लिखा जाएगा आपका। यहाँ पे ये नेम है, स्ट्रक्चर नेम जो होता है, वेरिएबल नेम, स्ट्रक्चर नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, ये कोई भी हो सकता है। ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होती है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर मतलब ये होता है कि ये जो प्रोग्रामर की मर्जी है वो इसको कोई भी लिख दे, मैं अपना नाम लिख दूं, आप अपना नाम लिख दें, कोई भी चीज लिख दे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आप लिखा हुआ है एग्जांपल जो है, आपने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके बाद आपने लिखा इंटीजर स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, ये एक इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा कैरेक्टर नेम, और उसके बाद आपने एक 50 लेंथ की कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर दी है। इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर अरे क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। कैरेक्टर अरे का दूसरा नाम जो है वो है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग है। String. अच्छा, कैरेक्टर अरे को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग, ठीक है। लिख लें आप लोग। जब आप एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे आपने नाम लिखा, जब आपने नाम लिखा, नेम के नाम पे कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर कितनी बाइट डाटा स्टोर हो सकता है? कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर कितनी बाइट डाटा स्टोर हो सकता है? 1 बाइट। 1 बाइट, वेरी गुड। अब ये जो कैरेक्टर होता है ये 1 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है। इसी तरह अब ये देखो, मिसाल के तौर पे अजान का जो वर्ड है ए, या तो ए स्टोर होगा नेम के अंदर, या जेड होगा, या ए होगा, या एन होगा। इन चारों में से एक चीज स्टोर हो सकती है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि पूरा नेम का नेम स्टोर हो, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। कितने यूज करना पड़ेगा? मल्टीपल कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यूज करेंगे। तो उस चीज के लिए आप लेंथ दे देते हैं कि मसलन इसके अंदर आप इतने कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने जहां पे 10 दिया तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूं। ये नेम को जो मेमोरी लोकेशन मिलेगी वो कितनी बाइट की मेमोरी मिलेगी? 10 बाइट। 10 बाइट, वेरी गुड। इन द सेम वे जिस तरह आप इंटीजर अरे बनाते हैं तो हर मेमोरी लोकेशन जो होती है वो 4 बाइट की होती है इंटीजर अरे में। तो कैरेक्टर अरे के अंदर हर मेमोरी लोकेशन जो होती है वो कितनी बाइट की होती है? 1 बाइट की होती है। तो टोटल अगर 10 मेमोरी लोकेशंस हैं तो आपको टोटल कितनी बाइट्स मेमोरी मिलेगी? 10 Very good. 10 बाइट। अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे 20 स्टोर कर देता हूँ तो ये क्या बनेगी? 20 बाइट नेम को मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि नेम के अंदर आप 20 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। नेम के अंदर 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। और एवरी कैरेक्टर कितनी बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? जी सर। अब ये देखो, उसके बाद ये शॉर्ट डाटा टाइप है, ये शॉर्ट ईयर। ये शॉर्ट डाटा टाइप किसकी डाटा टाइप है? आपने पढ़ा होगा, ये इंटीजर की डाटा टाइप है और ये 2 बाइट लेता है। कितनी बाइट लेता है? 2 बाइट्स। 2 बाइट। उसके बाद आपने डबल सी और डबल जीपीए लिया। क्या लिया? डबल जीपीए। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर बना दिया आपने, अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये क्या है? डिफरेंट डाटा टाइप्स है, ऐसे ही है ना।
एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक शॉर्ट है और एक जी सर। डबल है। तो ये मल्टीपल डाटा टाइप्स आपने ले ली, उसको एक ग्रुप बना दिया, उस चीज को आप बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं आपको। अगर मैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्टूडेंट के अंदर हर स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट के अंदर हर स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट के अंदर ये जो आपकी क्लास है इसके अंदर हर स्टूडेंट का एक एड्रेस होगा, हर स्टूडेंट का फादर नेम होगा, इस तरह रोल नंबर होगा, फी स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट। अगर आप इन सभी सारी चीजों को अलग-अलग डिक्लेयर करने की बजाय एक ग्रुप की फॉर्म में लिख देते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है। अब आप क्या करते थे, इनको अलग-अलग एक्सेस करने की बजाय आप एक ही मेंबर से उनको एक्सेस कर सकते हैं, एक ही चीज से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं। ये आपको ये पता चल गया ये डबल है, ये आपने, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स है ना। एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक शॉर्ट है, एक डबल है। तो इन सबको एक नाम जो दिया उसका नाम हमने कहा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने ये ध्यान में रखना है कि नोट लिख लें, नोट कर लें, एवरी स्ट्रक्चर एंड क्लास शुड एंड विद अ सेमीकोलन। कि आपने इस चीज को हम बोलते हैं ये स्ट्रक्चर कीवर्ड है, ये नेम ऑफ स्ट्रक्चर है, ये कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा, यू कैन राइट अपना नेम लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उसके बाद ये होती है बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, और एवरी स्ट्रक्चर और क्लास शुड एंड विद अ सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपका एरर दे देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस द रिक्वायर्ड सेमीकोलन, तो इसका मतलब है आपको सेमीकोलन चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्ट लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ये आगे लिखा हुआ है, ये देखें, स्ट्रक्ट नेम कॉमनली बिगिन विद एन अपर केस लेटर। तो इसको आप अपर केस लेटर भी लिखते हैं, ज्यादातर ये यूज करते हैं। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो इस चीज का जो नाम है उसको बोलते हैं हम टैग। हम बोलते हैं स्ट्रक्चर का जो टैग है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड है। तो हम स्ट्रक्ट लिखते हैं, इसको कीवर्ड बोलते हैं या टैग बोलते हैं, ये हमारा टैग है। अब ये लिखा हुआ है मल्टीपल फील्ड्स ऑफ सेम डाटा टाइप्स कैन बी इन कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। कि अगर आपने उस स्ट्रक्चर के अंदर सेम टाइप का वेरिएबल्स जो है वो एक से ज्यादा यूज करने हैं तो आप कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर देते हैं। तो मैंने जिस तरह यहाँ पे किया था, ये देखो, ये स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर दोनों को मैंने क्या कहा, दोनों को मैंने इंटीजर बोला। या तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे इंटीजर अलग-अलग डिक्लेयर कर लो। ठीक है, एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था कि आप दोनों वेरिएबल को अलग-अलग डिक्लेयर कर लो। अब ये देखो, ये दो स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो चीजें हैं इनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आपको भी पता था कि जब हम सेम टाइप का मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम कॉमा लगा के उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, ये भी लिखा हुआ कि मल्टीपल फील्ड्स। अच्छा जी, और उस चीज के बाद आप ये देखें, जो आप बॉडी के अंदर जो भी डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर जो भी डिक्लेयर करते हैं उनको आप फील्ड्स बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं या आप उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आप लिख लें, द वेरिएबल्स, लिख लें, द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज एलिमेंट्स या फील्ड, या उनको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, दोबारा बोलिएगा जरा। द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी एक तरह का वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। The variables declared inside the body of structures are known
एज एलिमेंट्स या फील्ड्स या आप उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? सर फील्ड, एट्रीब्यूट और थर्ड वन कौन सा था? एलिमेंट। फील्ड, एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ रोल नंबर जो है वो एक फील्ड है, स्ट्रक्चर क्लास स्ट्रक्चर स्टूडेंट की, यस ये फील्ड है। या एट्रीब्यूट्स हैं, यस ये एट्रीब्यूट है। या हम कहेंगे कि ये उसकी क्या है, एलिमेंट है, तो हम कहेंगे एलिमेंट। ये तीनों नाम एक चीज है, एट्रीब्यूट्स, फील्ड और एट्रीब्यूट्स, फील्ड और एलिमेंट, ये तीनों एक चीज का नाम है। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज डिक्लेयर करते हैं उनको आप फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया? जी सर। ओके उसके बाद ये लिखा हुआ मल्टीपल फील्ड्स। मल्टीपल फील्ड्स का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स, मल्टीपल फील्ड्स ऑफ सेम डाटा टाइप कैन बी इन अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अब ये लिखा हुआ है कि अगर ये और आईडी और रोल नंबर जो है ये दोनों सेम डाटा टाइप है ना, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, कोमा की मदद से सेपरेट करके एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, जी सर। ये वही लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फील्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। फील्ड इन अ स्ट्रक्चर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, इसका मैं मतलब लिख देता हूं, मीन्स दे कैन बी accessed anywhere in your program। ठीक है, दे कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जिस तरह ग्लोबल होता है ना, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि पब्लिक का मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल चीजें होती हैं, कि आप उनको कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सर ये स्ट्रक्चर को क्लास तो नहीं कहते? वेरी गुड। स्ट्रक्चर और क्लास ये एक ही चीज का नाम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको जब क्लास पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, जबकि क्लास के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बस ये मेनली फर्क होता है। ये जो आपकी 2A सेक्शन जो है ये एक क्लास है। क्या है? एक क्लास है। इसका हर बंदा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। एवरी मेंबर ऑफ दैट क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट का इसका मतलब ये होता है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स रखता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगी। ये अभी आपको लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखें, आपने ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी और क्रिएट वेरिएबल्स। जब आपने ये चीज आपने लिखी, तो अगर आप देखें गौर से तो आईडी को कितनी मेमोरी स्पेस मिलेगी? 4 बाइट। 4 बाइट, वेरी गुड। रोल नंबर को कितनी मिलेगी? 4 बाइट। टोटल 8 बाइट हो गई। जी सर। वेरी गुड। नेम को कितनी मिलेगी? 20 बाइट। 20 बाइट। 20 और 28 हो गया ना? जी सर। और शॉर्ट को कितनी मिलेगी? 2 बाइट। वेरी 30 गुड, हो गई। 30 हो गया। डबल को कितनी मिलेगी? 4। 12। डबल को 8 बाइट मिलती है। कितनी मिलती है? 8। 38 हो गई। 38, वेरी गुड। अब ये लिखा हुआ है, क्या ये जो मेमोरी लोकेशन है ये जब ये कोड लिखती हैं तब ये मिल जाती है या नहीं मिलती? इसका मतलब है जब ये आप कोड लिखेंगे, ये जब आप कोड जिस तरह आप वेरिएबल लिखते थे तो वेरिएबल को फौरन ही मेमोरी लोकेशन मिल जाती थी।
जब ये कोड आप लिखती हैं तो क्या इसको 38 बाइट मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसको मेमोरी लोकेशन नहीं मिलेगी, मैं बताता हूं। और मिलेगी कब, नहीं मिलेगी, और मिलेगी कब, ये क्वेश्चन था। तो ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन और क्रिएट वेरिएबल्स। कि ये जो आपने जो डिक्लेरेशन की है स्ट्रक्चर की, ये मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करती, ना ही वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करवाती है। अब ये लिखा हुआ है, टू डिफाइन वेरिएबल्स यूज स्ट्रक्चर टैग एज द नेम ऑफ टैग। इसका मतलब क्या है, अब मैं लिख देता हूं, एंड मेमोरी allocated to a structure when we create object of that structure। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। इसके मुंह पे बेलन मारना जरा, वो मार दो। ये जस्ट एक मिनट, ये ना, अच्छा जी पहले ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा क्या आवाज जा रही। अब ये देखो, मैंने बोला कि मेमोरी लोकेशन जो एलोकेट होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एंड मेमोरी allocated to variables when we create object of that structure। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं। अगर एक क्लास आपने सेक्शन 2A बना लिया, ठीक है, 2A सेक्शन बनाने के बाद अगर कोई स्टूडेंट एलोकेट नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर नहीं करता उस क्लास में, सेक्शन तो बन गया ना क्लास, ऐसे ही है ना। अगर कोई स्टूडेंट उसमें रजिस्टर नहीं करता, तो क्या मुझे ये बताओ उसको मेमोरी एलोकेट होगी, क्या सब्जेक्ट में वो शो होगा? सर इनरोल किया कि नहीं किया? नहीं किया सर शो ही नहीं होगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब यही होता है कि जब स्ट्रक्चर को आपने एक क्लास समझना है, स्ट्रक्चर को अभी के लिए आप एक क्लास समझे कि ये 2A जो है वो एक क्लास है, उसमें हर बंदा जो है वो एक मेंबर है, एक ऑब्जेक्ट है। अजान एक ऑब्जेक्ट है, ये जो सुफियान, जो भी, एवरीवन इज अ मेंबर या इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसका डाटा स्टोर करना है क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, आप लोगों का, तो क्या मुझे ये बताओ कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, कोई मिसाल के तौर पे अजान रजिस्टर ही नहीं हुआ, अजान रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्या उसका डाटा स्टोर होगा? क्या उसका नाम स्टोर होगा? क्या उसको रोल नंबर एलोकेट किया जाएगा? क्या उसको रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट किया जाएगा? नो सर। ओके, तो सेम यही लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी। जब आप उसका नेम स्ट्रक्चर, एक आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं, क्लास डिफाइन कर लेते हैं, तो तब उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। आप क्लास डिफाइन करते हैं कि इस क्लास के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, और ये नेम होगा, उसके बाद फादर नेम लिया जाएगा। इस तरह के आपने कुछ एट्रीब्यूट्स भी क्लास के लिख दिए हैं कि ये रूम होगा, मिसाल के तौर पे क्लास रूम होगा। अब उसके बाद वो मेमोरी तब तक आपको रैम में एलोकेट नहीं होगी जब आपका कोई स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर नहीं होता, या कोई भी स्टूडेंट को मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो यही लिखा हुआ है, does not allocate memory or create variables and memory allocated to variables। variables कौन से थे? fields। क्या थी? fields या attributes थी जो आपने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर की है। when we create object of that structure, मैं आपको समझा देता हूं। to define variables use structure tag as a tab name। मैं मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा
टू डिफाइन ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ऑब्जेक्ट कि ये जो आपने चीजें लिखी, यहाँ पे आपने चीजें लिखी, रोल नंबर, नेम, ईयर, जीपीए, इनको मेमोरी नहीं मिलेगी। इनको मेमोरी तब मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट बना देते हो। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उस क्लास का या उस स्ट्रक्चर का, तो इसको मेमोरी मिल जाती है। तो ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? आप क्लास का नेम लिखते हैं या स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। स्ट्रक्चर के नेम के बाद जिस तरह डाटा टाइप आप लिखते थे ना, इंटीजर ए लिखते थे, तो उसको मेमोरी एलोकेट होती थी। ऐसे ही है ना, इंटीजर को मेमोरी एलोकेट हो जाती थी सिंपल वेरिएबल में। तो इसी तरह आपने ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट ये एक डाटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। आपने लिखा स्टूडेंट S1, तो S1 को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? आईडी को 4 बाइट एलोकेट हो गई, नेम को 10 बाइट एलोकेट हो गई, ईयर को 2 बाइट एलोकेट हो गई, और जीपीए को आपको 8 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। यहां तक समझ आ गए? जो ही आपने S1 लिखा तो S1 को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह कोमा लगा के आप दूसरा S2 डिक्लेयर करेंगे तो S2 को अब मेमोरी एलोकेट होगी। इसी तरह आप S3 डिक्लेयर करेंगे तो S3 को फिर मेमोरी एलोकेट होगी। समझ आ गई यहां तक? सर रिपीट कर दें इसको। ओके, अब ये देखो, जब आपने ये चीज लिख ली, ये कोड लिखा, तो वो ये कहता है कि इस कोड को लिखने का अगर आप लिख देते हैं किसी भी जगह पे कोड, तो रैम में इसको मेमोरी नहीं मिलेगी। रैम में इसको मेमोरी नहीं मिलेगी। रैम में इसको मेमोरी तब मिलेगी जब आप कहते हैं कि आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तुम्हें क्लास का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कुछ नहीं है। अजान आप म्यूट पे आ जाए। जी सर। अच्छा जी, तो आप एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब आपने सिर्फ ये कुछ चीजें हैं अभी के लिए आपने ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज स्ट्रक्चर या क्लास। तो वो ये कहता है कि इस चीज को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। आप इस तरह की 15 लिख लें, इस तरह की 20 कोड लिख लें, तब आपको रैम में इसकी मेमोरी नहीं मिलेगी। इसकी मेमोरी तब मिलेगी जब आप इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे? स्टूडेंट लिखेंगे और जो भी वेरिएबल, अब आपने S लिखा तो अब S को मेमोरी मिलेगी। किसको मेमोरी मिलेगी? S को मेमोरी मिलेगी। और कितने बाइट की मिलेगी? 38 बाइट S को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये को नहीं मिलेगी जी, स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। यही तो लिखा हुआ था कि क्लास को मेमोरी नहीं मिलती, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। सर जो स्टूडेंट है वो क्लास है और जो S है वो ऑब्जेक्ट है। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये देखो, स्टूडेंट है वो क्लास है, S एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है S जो है वो एक मेंबर है स्टूडेंट क्लास का। ऐसे ही है ना जी। ऑब्जेक्ट? मैंने यही बोला कि आपकी 2A जो है वो एक क्लास है, ठीक है। हर एक बंदा जो, ये मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, ये सारे क्या है? स्टूडेंट है। यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो आप। यहां पे मैंने लिखा A2, क्लास का नाम मैंने A2 लिखा। ऐसे ही है ना? अब मैंने कहा कि ये A2 को मेमोरी नहीं मिलेगी। ये मेमोरी किसको मिलेगी? S को मिलेगी, जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो उस क्लास का या उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है सर। अब S को मेमोरी जो मिलेगी वो 38 बाइट मिलेगी। S को मेमोरी कितनी मिलेगी? 38 बाइट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं, आप A2 लिख सकते हैं, 3D लिख सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसी क्लास का, आप उसी स्ट्रक्चर का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि ये नई नई टर्म्स हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऑब्जेक्ट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आप बताएंगे
कि हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि जो भी नाम देते हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का नाम होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि अजान, अजान को मैंने मेमोरी देनी है, अजान को मैंने सेक्शन में एलोकेट करवाना, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि अजान किस क्लास का है, 2A सेक्शन का है, 3A का है, 3B का है, किसका है। तो मैं क्लास का नेम दूंगा या स्ट्रक्चर का नाम दूंगा और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा। तो ये देखें, ये आपने क्लास का नेम दिया और उसके बाद आपने कोई भी चीज लिखोगे वो ऑब्जेक्ट का नाम होगा। तो इसी तरह S1 को भी 38 बाइट मिलेगी, S2 को भी 38 बाइट मिलेगी, और इसी तरह आप दूसरा तीसरा वेरिएबल बनाएंगे तो उसको भी 38 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो सर जी जी स्टूडेंट से पिक्चर नहीं लिखेंगे हम? जी जी कह रहा जी ये सब स्टूडेंट जी 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 सर बैक वाली पे स्लाइड पे आइएगा प्लीज। जी। सर ये जो आपने स्टूडेंट S1 और S2 लिखा है, इससे पहले स्ट्रक्चर भी लिखा होगा? नहीं 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 नहीं, स्ट्रक्चर नहीं लिखना, ये आप सिर्फ क्लास का नेम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, जो मर्जी लिख दें, या ऑब्जेक्ट का नाम, एक ऑब्जेक्ट बनाए, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जी सर। तो स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ लिखा जाता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, ये यहाँ पे लिखा जाता है बस, इसको उसके बाद कहीं पे आपने यूज नहीं करना। मैं आपको जब कोडिंग अभी करा के दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझ लें। अब आपने ये देखा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे अजान का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अजान को मेमोरी एलोकेट कर दी, अजान को मैंने सेक्शन ए एलोकेट कर दिया, तो अजान का मैंने सपोज डाटा स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, तो नेम को एक्सेस करने के लिए मैं क्या चीज यूज करूंगा, नेम को यूज करने के लिए मैं क्या चीज यूज करूंगा। तो आप क्या करते हैं, एक डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर्स या क्लास। ये आप लिख रहे हैं, ये लिखा भी हुआ है, वी यूज डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर या क्लास। तो हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स या क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब लिखा हुआ है यूज द डॉट ऑपरेटर टू रेफर टू द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अजान को मेमोरी एलोकेट करवा दी 38 बाइट, अब आपने अजान को रोल नंबर भी एलोकेट करना है, तो रोल नंबर एलोकेट करने के लिए उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस भी तो करना होता है ना, जिसमें आपने वो वैल्यू स्टोर करनी है कि इसका रोल नंबर 19 है या 16 है या जो भी है। इसी तरह उसके बाद आपने वो मेमोरी एक्सेस भी तो करनी है ना, जिसका नाम नेम होगा, जिसके अंदर आप उसका नेम स्टोर करेंगे। तो उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह आपने स्टोर करना है स्टूडेंट आईडी, तो आपने लिखा S1 मिसाल के तौर पे अजान है, अजान डॉट स्टूडेंट आईडी, तो आप उस मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज। इसी तरह आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, सीन ना करवाएं, आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे दें, S1 डॉट GPA इक्वल टू 3.75। जिस तरह आप सिंपल वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करते थे, आपने कहा इंट a इज इक्वल टू 10 करते थे, इसी तरह आपने जब क्लास के मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट करवानी है या मेमोरी सी इन करवानी है, तो आप क्या यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने लिखा S1 डॉट ईयर, अब मैं ये यूजर से लेना चाह रहा हूं, तो मैं सी इन करूंगा, सी इन के बाद S1 करूंगा, और जो भी ये ईयर की वैल्यू स्टोर होगी, ये किसके करस्पॉन्डिंग स्टोर होगी, S1 के करस्पॉन्डिंग स्टोर होगी, कि S1 की ईयर की वैल्यू ये है। और इसी तरह अगर मैं सी इन करता हूं S2 डॉट ईयर, तो ये जो ईयर है ये S2 को भी एलोकेट किया गया था, S2 को भी एलोकेट
किया गया था। अगर मैं यहाँ पे S2 बना देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि S2 को भी 38 बाइट मेमोरी एलोकेट की गई है, अलहदा मेमोरी एलोकेट की गई है। क्या मुझे ये बताओ, अगर मैं अजान का नाम लिखूं और मैं अगर सुफियान का नाम लिखूं तो क्या दोनों का नाम एक दूसरे के बाद ओवरराइट करेगा? नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो अजान को अलहदा मेमोरी मिलेगी और सुफियान को अलहदा मेमोरी मिलेगी क्लास के अंदर। अजान को भी 38 मिलेगी और सुफियान को भी 38। जी, हर बंदे को उतनी मेमोरी एलोकेट होगी जितना आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे क्लास के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह आप हर उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ मेंबर वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन एनी मैनर एप्रोप्रिएट। मेंबर वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो फील्ड्स हैं, जो आपने एलिमेंट्स किए हैं। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनका नाम है फील्ड्स भी बोलते हैं इसको। जो आपने क्लास के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर नेम लिखे, कुछ भी लिखा, तो वो सारी की सारी क्या है? आपकी फील्ड्स है। तो आप उनको किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। पहले आप जो मर्जी डाटा टाइप लिख लें, पहले नेम लें, पहले जीपीए लें, स्टूडेंट लें, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है।